ठीक है। अगर थर्मल यानी टेम्परेचर की प्रेजेंस में करते हैं वो थर्मल रिफॉर्मिंग था, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग था। और उसके अंदर जो रिएक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में इसमें एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करके उसको कन्वर्ट कर दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीन में रिफॉर्म कर दिया, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया। क्यों करते हैं स्ट्रक्चर को मॉडिफाई? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मिनिमम होगा। नॉकिंग की डेफिनेशन बता देंगे, आज ये टॉपिक आ जाएगा, वैसे आप लोग पढ़ भी चुके हो बीएमई में। सेकंड है डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि स्ट्रेट, जैसे यहाँ पे देखो ये रिएक्शन एन हेप्टेन क्या है, स्ट्रेट कंपाउंड, उसको पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक में, फिर हाइड्रोजनेशन करके एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जो स्ट्रेट कंपाउंड था एन हेप्टेन, उसका ऑक्टेन नंबर था 0, यानी उसकी क्वालिटी थी मिनिमम, और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको कन्वर्ट कर दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जिसका ऑक्टेन नंबर है 104, यानी अबो 100 है, उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी होगी। ये ऑक्टेन नंबर भी आज करवाएंगे टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट कंपाउंड्स की क्वालिटी है वो मिनिमम होगी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्वालिटी है वो मैक्सिमम होगी। स्ट्रेट कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मैक्सिमम होगा एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मिनिमम होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखिए हाइड्रोक्रैकिंग। क्रैकिंग का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ हायर इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। तो वैसे ही सेम एग्जांपल लिया इसमें, एन डेकेन प्लेटिनम इस कैटालिटिक क्रैकिंग, जो रिफॉर्मिंग किया था उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज किया था, प्लेटिनम। तो एन डेकेन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स में। तो इस टाइप से अपन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय थर्मल एंड बाय कैटालिटिक प्रोसेस, यानी टेम्परेचर की प्रेजेंस में एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्यों करते हैं, अब बार बार एक ही क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, रिफॉर्म क्यों करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट कंपाउंड्स की क्वालिटी है वो मिनिमम होगी, ब्रांचिंग की उससे ज़्यादा, साइक्लिक की उससे ज़्यादा, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे बेटर क्वालिटी के फ्यूल होंगे। तो ये रिफॉर्मिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग वर्ड पहले भी आ चुका था, अगर किसी को याद हो तो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो वहाँ पे जो मीनिंग था रिफाइनिंग का सेम मीनिंग है कि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। अगर आपको याद हो तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोसेस किया था, उसमें सबसे पहले वाटर को रिमूव किया गया था, फिर सल्फर, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो पेट्रोलियम का था, और ये किसका है, रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन। ठीक है, तो इसमें देखिए रिफाइनिंग की डेफिनेशन लगभग सभी को पता है कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करना रिफाइनिंग प्रोसेस है। और उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, गैसोलीन में सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ओलिफिन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं अपन बाय द एडिशन ऑफ सोडियम प्लम्बाइट, एंड इस प्रोसेस को नेम देते हैं स्वीटनिंग प्रोसेस। स्वीटनिंग प्रोसेस क्यों नेम देते हैं कि जब तक गैसोलीन या पेट्रोल में सल्फर प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट होता है सोर, लेकिन जैसे अपन इस सल्फर को रिमूव कर देते हैं वो स्वीट हो जाता है उसका टेस्ट, एंड टेस्ट स्वीट होने से इस प्रोसेस को अपन नेम देते हैं
स्वीटनिंग प्रोसेस। अब इसमें कैसे रिमूव करेंगे और देखो कि इसमें सल्फर को रिमूव करने के लिए ऐड करेंगे सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट का फॉर्मूला आपको याद करना होगा Na2PbO2। ठीक है, ये सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा लेड मर्केप्टाइड। अब उस लेड मर्केप्टाइड में कुछ अमाउंट सल्फर की बाहर से ऐड कर देंगे कि क्वांटिटी बढ़ जाए। ठीक है, इसके लिए जो सल्फर ऐड करेंगे वो क्या फॉर्म कर लेगा, लेड सल्फाइड, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको क्या करेंगे अपन फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर आता है सेकंड। मोहित कुमार गर्ग व्हाट्सएप कर दो जो भी तुम्हें पूछना है। सेकंड, रिमूवल ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन को रिमूव करेंगे बाय द एडिशन ऑफ 80% H2SO4। ये ऐड कर देंगे। अब 80% H2SO4 का मीनिंग क्या होता है, 80% H2SO4 का मीनिंग क्या होगा कि H2SO4 कैसे बनाएंगे, 80 ml H2SO4 लेंगे एंड रिमेनिंग 20 वाटर ऐड करेंगे। ये ऐड करके क्या कर सकते हैं अपन, जो भी ओलिफिन एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है गैसोलीन में उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे अपने नोट्स की कॉपी में, रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन, उसकी डेफिनेशन लिखोगे यहाँ से। फिर फर्स्ट लिखोगे रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, कैसे रिमूव करोगे, उसके बाद में दोनों रिएक्शंस लिखोगे, सोडियम प्लम्बाइट और ये सल्फर ऐड करके। फिर सेकंड, ओलिफिन को कैसे रिमूव किया गया, उसमें सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, बाय द एडिशन ऑफ 80% H2SO4। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक पेट्रोल। इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि सिंथेटिक, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिंथेटिक पेट्रोल, तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको कि सिंथेटिक पेट्रोल की डेफिनेशन क्या होगी, कि जिस पेट्रोल को लैब में सिंथेसाइज करते हैं वो पेट्रोल होगा सिंथेटिक पेट्रोल। इसको मैन्युफैक्चर करते हैं बाय टू प्रोसेस, फिशर-ट्रॉप्स मेथड एंड बर्जियस प्रोसेस। तो सिंथेटिक पेट्रोल आप लोग लिखो, ये पहले वाले अपने आप लिख लेना, छोटे से टॉपिक थे। सिंथेटिक पेट्रोल में लिखिए, पेट्रोल कैन बी सिंथेसाइज, पेट्रोल कैन बी सिंथेसाइज एक मिनट रुकना बेटा, ये मोहित गर्ग दो है तुम्हारी क्लास में, दोनों को मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, आज के स्टार यही थे, दोनों चले गए। लिखिए इसमें सिंथेटिक पेट्रोल में, पेट्रोल कैन बी सिंथेसाइज बाय द फॉलोइंग टू मेथड। फर्स्ट है फिशर-ट्रॉप्स मेथड, फर्स्ट फिशर-ट्रॉप्स मेथड एंड सेकंड लिखिए बर्जियस प्रोसेस। फर्स्ट फिशर-ट्रॉप्स मेथड एंड सेकंड बर्जियस प्रोसेस, ये नेम स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेना, बर्जियस प्रोसेस।
एंड फिशर-ट्रॉस मेथड। इन दोनों प्रोसेस में आप रिएक्टेंट याद रखोगे कि फिशर-ट्रॉस में कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है एंड बर्जियस प्रोसेस में कौन सा रिएक्टेंट यूज होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग देखो फिशर-ट्रॉस मेथड। इसके अंदर डायग्राम को देखिए कि फर्स्ट फिशर-ट्रॉस में जो रिएक्टेंट यूज करेंगे वो रिएक्टेंट यूज करना है वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन करने के बाद में प्योरिफिकेशन चेंबर में लेके जाएंगे जिसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है Fe2O3। Fe2O3 की प्रेजेंस में क्या होगा, अगर कोई H2S प्रेजेंट है, H2S एज इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो उसमें इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग गैस को, रिमेनिंग कौन सी, वाटर गैस को अपन नेक्स्ट चेंबर में लेके जाएंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है Fe2O3 एंड सोडियम कार्बोनेट। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ऑर्गेनिक जो सल्फर कंपाउंड्स हैं एज ए इम्प्योरिटी उनको रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 चेंबर्स हैं वो प्योरीफाइंग चेंबर है, प्योरिफिकेशन चेंबर है, जिसमें H2S एंड ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करेंगे। फिर इस प्योरीफाइड गैस को कंप्रेसर की हेल्प से एट प्रेशर 5 टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेक्स्ट चेंबर में पास करवाएंगे जिसमें टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस एंड उसमें कैटलिस्ट फिल किया हुआ है कोबाल्ट, थोरियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड किसल गुड़। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो गैस इसमें पास करवा रहे हैं कौन सी, वाटर गैस, उसमें रिएक्शंस स्टार्ट होंगी एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शंस स्टार्ट होने के बाद में वाटर गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी एल्केन्स एंड एल्किन्स में। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इस गैसियस मिक्सचर को नेक्स्ट चेंबर कौन सा है, कूलर, उसमें पास करवाएंगे। कूलर का फंक्शन क्या होता है, कंडेंस करना, यानी जो भी वेपर्स आ रही है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड ऑब्टेन होगा उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। उन इम्प्यूरिटीज को या फिर जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए इस क्रूड ऑयल को अपन नेक्स्ट चेंबर दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसमें पास करवाएंगे। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे। फर्स्ट है गैसोलीन एंड सेकंड हैवी ऑयल। गैसोलीन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा, उसको एक चेंबर में कलेक्ट कर लेंगे एंड सेकंड जो हैवी ऑयल है उसको अगेन क्रैक करके गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस था फिशर-ट्रॉस। लिखिए इसके अंदर, लिखिए in this method डायग्राम आप लोग अपने आप बना लेना। In this method gasoline is obtained by mixing hydrogen with water gas। वाटर गैस का फॉर्मूला लिख लो। वाटर गैस का फॉर्मूला लिखिए ब्रैकेट में CO प्लस H2 लिख लिया फॉर्मूला। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द गैस इज प्योरीफाइड। कौन सी गैस, वाटर गैस, जो इस प्रोसेस में एज ए रिएक्टेंट यूज की जाती है। द गैस इज प्योरीफाइड by passing through a column packed with Fe2O3 to remove H2S सेकेंड पॉइंट लिखिए,
This gas is passed through a chamber. This gas is passed through a chamber containing a mixture of Fe2O3 and sodium carbonate, Fe2O3 and sodium carbonate to remove organic sulfur compounds. ठीक है, तो आपने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, उनको देखा भी था आपने डायग्राम में कि फर्स्ट दोनों चेंबर कौन से हैं, प्योरीफाइंग चेंबर, जिसमें फर्स्ट में क्या फिल किया हुआ है Fe2O3 एंड सेकंड में क्या फिल किया हुआ है Fe2O3 एंड सोडियम कार्बोनेट. यहाँ पे H2S रिमूव होगा फर्स्ट के अंदर एंड सेकंड के अंदर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस गैस after purification is compressed to 5 to 25 atmosphere and pass through a converter. यहाँ से देख लो, pass through a converter in which a catalyst is contained having a temperature of 200 to 300 degrees Celsius. 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, यानी आफ्टर प्योरिफिकेशन गैस को किस में पास करवाया है, एक कैटालिटिक चेंबर में जिसमें टेम्परेचर था 300 एंड कैटलिस्ट यूज किया गया है. इसमें रिएक्शंस स्टार्ट होंगी. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए मिक्सचर ऑफ एल्केन and alkene, यानी saturated and unsaturated. A mixture of alkane and alkene is obtained. A mixture of alkane and alkene is obtained. और उसके बाद में आप ये रिएक्शंस लिखोगे कि वाटर गैस फॉर्मूला याद हो गया होगा, CO+H2. आफ्टर रिएक्शंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन्स एंड एल्किन्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. रिएक्शंस आप लोग लिख लेना यहाँ पे, दोनों रिएक्शंस. उसके बाद में लिखिए, these reactions are highly exothermic. उसके बाद में now the gaseous mixture is passed through a cooler. Now the gaseous mixture is passed through a cooler in which crude oil is obtained. यहाँ पे आपने देखा था कूलर में, यहाँ पे क्या मिला, क्रूड ऑयल, तो वही लाइन यहाँ पे लिखवाइए. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, this crude oil is passed through fractionating column to yield gasoline and heavy oil Next point, heavy oil is cracked
heavy oil is cracked to obtain gasoline ये आपने लिख लिया है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बना लेना, ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी अभी मैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है बर्जियस प्रोसेस। दोनों किसके लिए यूज हो रही है, दोनों प्रोसेस सिंथेटिक पेट्रोल के लिए। दोनों में रिएक्टेंट है वो अलग अलग होगा। फिशर-ट्रॉस में रिएक्टेंट लिया वाटर गैस, एंड सेकंड जो प्रोसेस है बर्जियस प्रोसेस, इसमें रिएक्टेंट लेंगे पाउडर्ड कोल। ठीक है, तो एक बार इसका डायग्राम के साथ समझ लो इसको, उसके बाद में इसके पॉइंट्स लिखवा देंगे। और वैसे मुझे लग रहा है अभी तक अगर आप लोगों ने अच्छे से लास्ट वाले प्रोसेस समझ लिए तो इस प्रोसेस को भी इजीली आप खुद डिफाइन कर सकते हो, खुद लिख सकते हो। ठीक है, आपको सबको पता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या फंक्शन होता है, कूलर का क्या फंक्शन होगा, तो उनके बेस पे सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए स्टार्टिंग में ये हैवी ऑयल सोच लो यहाँ पे नहीं है अभी। फर्स्ट जो चेंबर है इसमें एज ए रिएक्टेंट लेंगे पाउडर्ड कोल। ठीक है, उसमें कैटलिस्ट मिक्स करेंगे टिन एंड निकेल ओलिएट और एक पेस्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, उस पेस्ट की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाने के बाद में एक चेंबर में पास करवाएंगे। ठीक है, कन्वर्टर में, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है 450 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 200 टू 250। ठीक है, इस चेंबर में क्या होगा, रिएक्शंस कंप्लीट होंगी, यानी जो भी आपको बताया था सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होंगे। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इसमें वेपर्स इवेपोरेट, यहाँ से वेपर्स आएंगी, उन गैसेस को अपन नेक्स्ट चेंबर में पास कराएंगे कूलर में, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन कंडेंसर। इसमें क्या होगा कि जो गैसेज आ रही हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। अब उस लिक्विड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, तो उसको अपन नेम देते हैं क्रूड ऑयल। फिर उस क्रूड ऑयल को अपन नेक्स्ट चेंबर में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास करवाएंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या फंक्शन होता है कि जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करना। तो क्रूड ऑयल से अपने को यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से 3 फ्रैक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है गैसोलीन, सेकंड मिडिल ऑयल एंड थर्ड हैवी ऑयल। गैसोलीन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे अपन, एंड मिडिल ऑयल को अगेन हाइड्रोजनेट करके गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको क्या करेक्शन करना है, जो आप नोट्स की कॉपी में डायग्राम बनाओगे कि इस चेंबर को यही बंद कर देना, और ये जो हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन है वो सेकेंड चेंबर में यहाँ पे ऐड करना कि मिडिल ऑयल, फिर ये हाइड्रोजनेशन एंड देन कन्वर्ट इनटू गैसोलीन। तो करेक्शन इस डायग्राम के अंदर आप लोग कर लेना, अगर अच्छे से आप लोग अभी सुन रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, मिडिल ऑयल में हाइड्रोजनेशन और फिर गैसोलीन, यानी इसको यहाँ से कट करके सेकंड वाले में ऐड कर देना। फिर जो थर्ड फ्रैक्शन आपको मिल रहा है हैवी ऑयल, उसको रीयूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट, यानी फर्स्ट स्लॉट, यानी फर्स्ट जब बनाएंगे तो आप पेस्ट फॉर्मेशन के लिए बाहर से हैवी ऑयल या फिर ऑयल को यूज करेंगे, लेकिन जब सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्लॉट कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रोसेस में जो हैवी ऑयल ऑब्टेन हो रहा है उसको रीयूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट। तो अब इसमें पॉइंट्स आप लोग लिख लो। बट जिस प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में आप रिएक्टेंट्स अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सा रिएक्टेंट किस में यूज हुआ है। लिखिए इसमें बर्जियस में, इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग स्टेप टेक प्लेस, द फॉलोइंग स्टेप टेक प्लेस। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, paste of fine powdered coal, paste of fine powdered coal is made with heavy oil, and a catalyst of
tin or nickel oleate is added to the paste Next point, this mixture is heated with hydrogen at temperature 450 degrees Celsius and pressure 200 to 250 atmosphere at temperature 450 and 200 to 250 atmospheric pressure. Next point, saturated hydrocarbons are formed. Next point, the gases are passed through a condenser. In which crude oil is obtained. Next point, crude oil is passed through a fractionating column. To yield gasoline, middle oil and heavy oil. The heavy oil is again reused for the making of paste with coal. Next line में the middle oil is hydrogenated to obtain more gasoline. ठीक है, इन दोनों प्रोसीजर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, इन दोनों का रिएक्टेंट आप लोग याद करना और ये डायग्राम अच्छे से बना के देख लेना. आज ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, डायग्राम आप लोग बना लेना दोनों के, फिशर-ट्रॉप्स एंड बर्जेस प्रोसेस. अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नॉकिंग आप लोग पढ़ चुके हो बीएमई में, आप लोगों को याद हो जानी चाहिए. उसके अलावा इसकी डेफिनेशन है अपने सिलेबस में और केमिकल स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इतना ही अपने सिलेबस में. ठीक है, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन. नॉकिंग की डेफिनेशन लिखिए. नॉकिंग इज नफीस, रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद में पूछना. नॉकिंग इज शार्प मेटेलिक साउंड produced in IC engine due to uneven or uncontrolled combustion of air gasoline mixture. ठीक है, ये सक्शन स्ट्रोक, कंबशन एंड पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक आप पढ़ चुके हो बीएमई में. आपको सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन ही पूछी जाती है यहाँ पे. व्हाट इज नॉकिंग, तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे. उसके बाद में सिर्फ यहाँ पे पूछा जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल एंड नॉकिंग, यानी केमिकल स्ट्रक्चर, फ्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर एंड नॉकिंग में क्या रिलेशनशिप होगा. तो ये ऑलरेडी एक दो बार पहले भी मैंने बोला था कि जो स्टेट्स एंड कंपाउंड्स है उसमें नॉकिंग है वो
मैक्सिमम होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। और इसीलिए स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का प्रोसेस आपको बताया था रिफॉर्मिंग प्रोसेस में कि स्टेट्स एंड कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग टू साइक्लिक, साइक्लिक टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि स्टेट्स एंड कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मैक्सिमम होता है एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉकिंग है वो मिनिमम होगा। ये रिलेशनशिप होगा इन बिटवीन नॉकिंग एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल। अगर किसी फ्यूल में एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है और एक फ्यूल में स्टेट कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो कौन सा बेटर क्वालिटी का होगा? जिनके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो बेटर क्वालिटी का फ्यूल होगा, उसके अंदर नॉकिंग है वो मिनिमम होगा। और अगर किसी में स्टेट्स एंड कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें नॉकिंग है वो मैक्सिमम होगा, यानी उसकी क्वालिटी क्या होगी? मिनिमम। तो यहां से इसको लिख लेना, केमिकल स्ट्रक्चर यहां तक, एरोमेटिक तक लिख लेना इसको। फिर नेक्स्ट ऑक्टेन नंबर भी एक टर्म यूज हुई थी। तो ऑक्टेन नंबर के लिए आपको बताया था कि एक पैरामीटर है क्वालिटी को मेजर करने का गैसोलीन की। यहाँ पे गैसोलीन आप लोग टर्म याद रखना, गैसोलीन के लिए यूज होगा ऑक्टेन नंबर। अगर कहीं पे डीजल लिखा हुआ है तो डीजल के लिए ऑक्टेन नंबर यूज नहीं होता है, डीजल के लिए यूज होता है सीटेन नंबर, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्टेन नंबर है। तो ऑक्टेन नंबर किसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं? गैसोलीन, पेट्रोल। उसके लिए दो पैरामीटर अपन यूज करते हैं, यानी दो स्टैंडर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट आइसोक्टेन एंड एनहेप्टेन। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स यूज करते हैं, दो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जिनकी परसेंटेज के बेसिस पे अपन किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आप लोग देखिए। एन हेप्टेन क्या है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है एंड ये जो आइसोक्टेन है ये क्या है? ब्रांच कंपाउंड है। ठीक है, तो जो एन हेप्टेन स्ट्रेट कंपाउंड है इसकी क्वालिटी, वैसे अभी रिलेशनशिप बताया था उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि किसकी क्वालिटी इसमें ज्यादा अच्छी होगी? आइसोक्टेन की, क्योंकि स्ट्रेट कंपाउंड कौन सा है? एन हेप्टेन है। तो जिसकी क्वालिटी कम है उसका ऑक्टेन नंबर इनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ऑक्टेन नंबर इसका है 0 एन हेप्टेन का, एंड जो आइसोक्टेन है इसका ऑक्टेन नंबर है 100। ठीक है, अब इन दोनों के मिक्सचर पे बेस पे अपन किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फ्यूल के अंदर एन हेप्टेन है वो 20% प्रेजेंट है एंड 80% आइसोक्टेन प्रेजेंट है, तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा 80। और अगर दूसरा एग्जांपल लें अपन कि 60% आइसोक्टेन है एंड 40% एन हेप्टेन है, तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा 60। यानी आइसोक्टेन के बेसिस पे अपन जितना आइसोक्टेन का परसेंटेज है उसके बेस पे उसका ऑक्टेन नंबर, और या फिर उस दोनों के कंपोजिशन में कितनी परसेंटेज किसकी है, ठीक है, उसके बेस पे ऑक्टेन नंबर डिसाइड होता है। और ऑक्टेन नंबर स्टेट कंपाउंड्स का मिनिमम होगा, ब्रांचिंग का उससे ज्यादा, साइक्लिक का उससे ज्यादा एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का उससे ज्यादा। वैसे आपको दो का ही ध्यान में रखना है, उसके अलावा भी आपका मन करे कि और ज्यादा आपको ध्यान रखने याद करने तो कंप्लीट टेबल आपको मिल जाएगी, उस टेबल में से आप लोग याद कर लेना। वैसे स्टैंडर्ड दो ही यूज करते हैं, कौन कौन से? एन हेप्टेन एंड आइसोक्टेन। इसमें आप एग्जाम्पल दूसरे का नहीं दे सकते हो, एग्जाम्पल आपको इन दोनों का ही देना है। इन दोनों की स्ट्रक्चर याद कर लेना और इनका ऑक्टेन नंबर। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आपके सिलेबस में है एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग का मीनिंग क्या होगा कि जो नॉकिंग है उसको अपन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं फ्यूल में। ठीक है, इसके लिए अपन कुछ कंपाउंड्स ऐड करते हैं जिनके एडिशन से क्या होगा? नॉकिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कंपाउंड्स हैं TEL, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें TEL टेट्राइथाइल टेट्रामिथाइल TML TEL TML एंड मिक्सचर ऑफ TEL एंड TML। एग्जांपल याद रख लेना, TEL टेट्राइथाइल TML टेट्रामिथाइल एंड मिक्सचर ऑफ बोथ।
ये एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होंगे फ्यूल में। और एंटी नॉकिंग का मीनिंग क्या होगा? जो फ्यूल में नॉकिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट कंपाउंड आर नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आपको ये दोनों प्रोसेस मैंने लिखवा दिए। अब आपको क्या लिखना है? नॉकिंग की डेफिनेशन लिखोगे आप अपने नोट्स में, डायग्राम बनाओगे, ये केमिकल स्ट्रक्चर वाला रिलेशनशिप लिखोगे, ठीक है। एंड ऑक्टेन नंबर यहां से स्टार्ट करके ये दोनों की स्ट्रक्चर लिखोगे। उसके बाद में ये एंटी नॉकिंग एजेंट लिखोगे, इसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स। यहाँ तक नोट्स कंप्लीट करके आप पीडीएफ बना के मुझे सेंड करोगे कि आपके पास संडे का टाइम है, और सबके नोट्स मेरे पास आने चाहिए। लास्ट वाले चैप्टर में आपने कुछ ही स्टूडेंट्स ने नोट्स सेंड किए थे पीडीएफ की फॉर्म में, अच्छे से सुनाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट मेरे पास आ जाने चाहिए, सभी के जितने स्टूडेंट्स हैं अभी। आपके पास 2 दिन इनको कंप्लीट कर लेना, और यहाँ तक के सारे टॉपिक्स पढ़ लेना। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको जब आप नोट्स बनाओगे उसमें लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक रिवाइज कर लेना सारे टॉपिक्स। मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ इसके अंदर एनालिसिस और न्यूमेरिकल्स बचे हैं, जो नेक्स्ट वाले वीक में अपन स्टार्ट कराएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ तक काफी बड़ा चैप्टर हो गया है, नोट्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाने चाहिए सभी के। और संडे की इवनिंग तक पीडीएफ मेरे पास आ जाना चाहिए, अपना नाम एंड रोल नंबर।